आज भी कुछ सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कहता हूँ अम्बेडकरिज्म को नहीं जानते हैं। आज जो लोग मूल निवासी की रट लगाते हैं, वो जरा आर्यन थ्योरी को जो डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजेक्ट किया था, आज ही उनको पढ़ना चाहिए और मुंह पर ताला लगा लेनी चाहिए। दोबारा ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश को एक रखने का अगर किसी ने प्रयास किया था तो वो डॉक्टर अम्बेडकर किए थे। कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदुओं को बांट करके रखा केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कि जो हमारे महानायक हैं उन सबको स्क्रैप कर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर की डायरी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे लिए तो पार्लियामेंट के न केवल दरवाजे बल्कि खिड़की और झरोखे भी बंद किए गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब पढ़ा जाता है, उनके बारे में लिखा जाता है, तो उन्हें एक राष्ट्र को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नजर आता है उनके लेखों में कि वो देश को देश, राष्ट्र को राष्ट्र बने रहने के एक बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े फाइटर थे उसके लिए, चाहे वो भाषाई आधार पे हो या जातीय आधार पे। वो जातीय व्यवस्था में नहीं मानते थे, इसका मतलब ये साफ है कि वो चाहते थे कि जातियां हो ही ना। और वो भाषा को लेकर भी जो थे वो बहुत रिजिड थे कि एक भाषा होनी चाहिए। उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनके कॉमन फॉलोअर्स हैं, वो कई बार भाषाई आधार पर देश के विभाजन जैसी शक्तियों को सपोर्ट कर देते हैं या अपना स्टैंड ले लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है और फिर वो उनको फॉलो करने की भी बात करते हैं। देखिए, यही विरोधाभासी बातें हैं और इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर को समझना चाहिए। बल्कि डॉक्टर अंबेडकर का जो विचारों का एक प्रकाश है, उस रोशनी में देखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इसको एक उन्हीं के उदाहरण से मैं शुरू करूंगा। इस देश में एक आर्यन थ्योरी चली थी। आर्यन थ्योरी का मतलब ही था देश को वर्टिकल डिवाइड करना। आर्यन थ्योरी का मतलब था इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्य हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो द्रविड़ हैं, जो अनार्य हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं। ऐसा करके आज भी कुछ सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कहता हूँ वो अम्बेडकरिज्म को नहीं जानते हैं और वो हैं बामसेप के लोग। वो मूल निवासी की बात करते हैं। अरे खास दया करें अपने देश पर या अपने लोगों पर या अपने ऊपर स्वयं, और जरा अम्बेडकर का विचार तो ले ले मूल निवासी और आर्यन पर उन्होंने क्या कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, एक बाकायदे पूरा आर्टिकल लिख करके, और उनके बांग्मे के 7वें वॉल्यूम के पेज नंबर 303 से आगे तक देखा जा सकता है। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि ये आर्यन थ्योरी जो है ये अंग्रेजों द्वारा चलाया हुआ एक ऐसा थ्योरी है जो इस देश को बांटने के लिए का डिवाइडेड एंड रूल के पॉलिसी के तहत बनाया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गत शताब्दी का अगर इस देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोई मजाक है तो ये आर्यन थ्योरी है। और इस थ्योरी को अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए बनाया, चलाने की कोशिश किया कि वो ये सिद्ध कर सके कि केवल वही आउटसाइडर नहीं, वही विदेशी नहीं है, दे आर नॉट ओनली आउटसाइडर। उनका कहना था कि अंग्रेजों का, अंबेडकर ने कहा कि अंग्रेजों का ये सोच था कि वो ये प्रमाणित करें कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ये भी बाहर से आए हुए हैं, ये भी आउटसाइडर हैं। अगर ये भारत में रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। इसलिए अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा कि भारत में जो ये आर्य, भारत के जो आर्य हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय भी हैं, वही अपने यहाँ अन्य वर्ण के लोग भी हैं, वही अन्य जातियों के लोग हैं। यानी पूरे भारत में केवल एक ही रेस के लोग हैं और उनको आर्य कह सकते हैं, चाहे उनको मूल निवासी कह सकते हैं। दिक्कतें कुछ हुई, इंटेलेक्चुअल दिक्कत हुई थी। जब अंग्रेजों ने भारत को बांटने के लिए आर्यन थ्योरी चलाया था तो हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्वान, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं क्षमा के साथ ये बात कह रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यन थ्योरी को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने ये कहा कि यस, आर्य केम फ्रॉम नॉर्थ पोल और घोड़े पर सवार होकर के आए। मैं तो कभी कभी हंसता हूँ कि अगर घोड़े पर ही सवार होकर आना था तो बेस्ट घोड़े तो अरब में होते हैं और अरब से आए होते यार, तो ये ज़्यादा रीजनेबल भी होता, क्योंकि
अरेबियन इन्वेडर्स तो भारत में आ ही रहे थे। बहरहाल ऐसी बात नहीं, और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने भी इंडोर्स किया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर 1940 के पहले वाले डॉक्टर अंबेडकर अलग थे, 1940 के बाद वाले डॉक्टर अंबेडकर कुछ अलग थे। वो सतत स्टडी करते थे। उनको समझ में जब आया और सारे प्रमाण मिले तो उन्होंने एक बहुत प्रमाणित लेख लिखा था आर्यन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए। उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया था। आज जो लोग मूल निवासी की रट लगाते हैं, वो जरा आर्यन थ्योरी को जो डॉक्टर अंबेडकर ने रिजेक्ट किया था आज ही उनको पढ़ना चाहिए और मुंह पर ताला लगा लेनी चाहिए। दोबारा ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश को एक रखने का अगर किसी ने प्रयास किया था, किसी ने इस देश की राष्ट्रीयता को अखंड रखने का प्रयास किया था, तो वो डॉक्टर अंबेडकर किए थे। एक अंतिम सवाल और उसके साथ इस इंटरव्यू का समापन करेंगे। आपने कहा मनुस्मृति जलाई, लेकिन मनु के खिलाफ कुछ नहीं कहा। संविधान जो है वो सबका संरक्षक है, और ये सारी बातें जो हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के संदर्भ में आपने कही। आपने ये भी कहा कि 2014 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जो कद है इस देश के अंदर बढ़ा। इस चीज़ की प्रामाणिकता तो नज़र आती है, क्योंकि पक्ष में भी और विपक्ष में भी काफ़ी आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो गई हैं। कांग्रेस ने क्यों बाबा साहब से दूरी बनाई रखी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर संविधान सबका संरक्षक है तो क्या बाबा साहब के अनुसार अगर मेजॉरिटी वर्ग के ऊपर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या कहीं पे भी अटैक हो रहा है, हिंदूज के ऊपर बांग्लादेश के अंदर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में ना के बराबर रह गए हैं, बाहर भी चुन चुन कर मारा जा रहा है। इंग्लैंड की इस बार हमने घटना देखी जहां मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुए। तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार फिर हिंदुओं के लिए किस तरीके की सुरक्षा वो प्रदान करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से हिंदुओं को बांट करके रखा, केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, दलित को अलग किया था, अन्य जातियों को अलग किया था, मुस्लिम वर्ग को अलग किया था, अल्पसंख्यक को अलग किया था, और ये सब करके वो राज कर रहे थे। और साथ ही साथ उनका यह भी प्रयास था, खासतौर से जब देश स्वतंत्र हुआ और शुरुआती 10-20 सालों में, तो कांग्रेस का यही प्रयास ही था कि जो हमारे महानायक हैं उन सबको स्क्रैप कर दिया जाए। उसी के तहत डॉक्टर अंबेडकर को भी स्क्रैप किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का आज जो हम लोग देख रहे हैं स्वरूप, विराट स्वरूप, ये स्वरूप आप देखिए कि क्या पहले था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर तो वही हैं, उनके थ्योरी वही हैं, लेकिन कितना उनको दबाया गया था, जमीन में गाड़ दिया गया था, और उसका परिणाम ये निकला था। इसका ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की डायरी पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे लिए तो पार्लियामेंट के न केवल दरवाजे बल्कि खिड़की और झरोखे भी बंद किए गए थे। कभी कोई उनके इस स्टेटमेंट के गहराई में जाने की कोशिश किया कि क्यों उन्होंने ऐसी पीड़ा व्यक्त की थी, और इसके बाद फिर कैसे वो पार्लियामेंट में पहुंचे जब झरोखे भी बंद थे? तो देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था और यही नेहरू जी और पटेल जब ढाका में गए थे निगोशिएशन करने के लिए, तो वहाँ पर आज का जो चटगांव है, चीटागांव, यहाँ पर 80% हिंदू पॉपुलेशन थी, और वो लोग ढाका में जाकर के नेहरू जी से कहे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, हम 80% हिंदू, हम क्यों जाएं? नेहरू जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, पटेल जी से बात कीजिए, अपनी फाइल तैयार कीजिए। पटेल जी से वो लोग मिले, फाइल तैयार की गई और वो नेहरू जी को सौंप दी गई, और नेहरू जी चले आए दिल्ली, लेकिन वो फाइल बांग्लादेश में उनकी टेबल पर ही छोड़ दी गई। क्यों छोड़ दी गई, कैसे छूट गई? सिर्फ इसलिए छोड़ दी गई कि उस समय वहाँ तत्कालीन जो पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे वो डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे, और डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से कैसे बाहर हो जाए, ये नेहरू की ओछी चाल थी, प्रधानमंत्री नेहरू की ओछी चाल थी।
ये ऐसी घटना, ये क्या देश के हित के लिए थी? आज हमारा कितना बड़ा भूभाग आज चला गया। वहाँ कभी 38% हिंदू पॉपुलेशन होता था, आज 8% बचा हुआ है। क्यों, कैसे, ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? सिर्फ इसलिए हो रही थी कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस देश में, इस देश की एकता, अखंडता और बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित हो। नहीं तो इन्हीं के शासन में, अभी कुछ लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के रक्षा मंत्री एंटोनी ने क्या बोला कि हमको बॉर्डरी के एरिया पर डेवलपमेंट करने के लिए, रोड निर्माण करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर कह दिए होते कि हमारे पास पैसे नहीं है, देश को बता देते ना, तो देश का बच्चा बच्चा अपनी कमाई करके, गाड़ी कमाई करके यूपीए सरकार को देती और कहती कि नहीं, पहले बॉर्डर को सुरक्षित करो। इस देश में नेशनलिस्ट होते हैं, भरोसा होता है प्रधानमंत्री में। इस देश के एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हमें खाद्य संकट से गुजरना पड़ रहा है, एक दिन का, एक वक्त का खाना छोड़ना चाहिए। पूरा देश ने लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर एक दिन मंगलवार, सोमवार का फास्ट रखना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चे भी, विश्वास पैदा हुआ था। आज भी मोदी जी ने एक आह्वान किया था, दोबारा पहली बहुत दिनों बाद इस प्रकार का देश के प्रधानमंत्री के लिए विश्वास दिखाई दिया था। एक आह्वान किया था मोदी जी ने कि हमें घर में जो माताएं बहनें हैं उनकी आंखें खराब हो रही हैं धुएं से, गरीब जो लकड़ी पर काम कर रहे हैं, हमें उनको गैस चूल्हा उपलब्ध कराना है। आप लोग सब्सिडी छोड़ दो। 4 लाख लोगों ने, 4 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। ये विश्वास होता है। लेकिन नेहरू जी ने क्या विश्वास कमाया था? यही, हर जगह उन्होंने एक छद्म राजनीति की थी और उसका परिणाम हुआ कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो और चाहे ईरान हो, हमारे जितने भी हिंदू भाई थे वो कितने सुरक्षित हैं ये तो कहा नहीं। आज जब सुरक्षा दिया जा रहा है उनको, तो सीएए और एनआरसी की बात की जाती है। अरे उनसे पूछिए जिनको जबरदस्ती पाकिस्तान में रोक लिया गया था कि तुम लोग चले जाओगे तो यहाँ पर पैखाना कौन साफ करेगा, लेटरिन कौन साफ करेगा? लेटरिन साफ करने के लिए बलपूर्वक रोक लिया गया था हिंदुओं को। आज उनको जब इस देश में सम्मान देने की बात की जा रही है, उन दलितों को जो जिनको दुर्भाग्य ने ही जब दलित बना दिया है, तो उनको एक सम्मान देने, उनको उनके नरक जैसे जीवन से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर भी राजनीति हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर, और केवल डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे शख्स हैं जिनके विचारों के आलोक में ये देश संगठित हो सकता है, राष्ट्रवाद कायम हो सकता है। और इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का किन किन लोगों पर भरोसा था। डॉक्टर अंबेडकर सतत संपर्क में थे डॉक्टर मुंजे, सावरकर जी, मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों के संपर्क में सदैव थे। इन लोगों के जीवन के आखिरी क्षण तक थे। आप पूना पैक्ट को उठा करके देख लीजिए, सारे लोगों ने प्रयास किया अंबेडकर जी को मनाने की, गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए। यहाँ तक कि कस्तूरबा जैसी महिला भी आई, उन्होंने गांधी का नहीं बल्कि अपने पति सुहाग का भी भीख मांगा था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर टस से मस नहीं हुए। लेकिन उसी जगह पंडित मदन मोहन मालवीय आते हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय की बात मान लेते हैं। इसके गहराई में जाने की कोशिश करनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ ऐसा क्या संबंध था कि वो उनकी बात को नहीं टाल सके और पूना पैक्ट किया और गांधी जी की जान बचाए। आज देखिए इस देश में योजनाबद्ध ढंग से ये वामपंथी जो सो कॉल्ड लोग हैं, ये एंटी नेशनलिस्ट हैं। मैं कह सकता हूँ इन लोगों ने जो तत्कालीन हमारे ब्राह्मण और दलित लीडर्स हुआ करते थे, इनके बीच में क्या संबंध था और क्या संवाद होते थे, ये देखने को नहीं मिलते हैं। योजनाबद्ध ढंग से लाइब्रेरियों से इसको गायब कर दिया गया, रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहूँगा, अगर आज देश
कुछ खोजना चाहता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बीएचयू की स्थापना किया था और 1919 में पहला कन्वोकेशन हुआ था, दीक्षांत समारोह। और उस समारोह में पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या भाषण किया था ये खोज करके कोई दिखला दे। वो उनके द्वारा तो स्थापित तो विद्यालय था ही, और दीक्षांत समारोह में वो भाषण तो किए ही होंगे, लेकिन वो उनका भाषण तक नहीं मिल रहा है। इस लेवल पर इस देश में छेड़छाड़ हुआ है फैक्ट के साथ, इतिहास के साथ। अब आवश्यकता है कि केवल डॉक्टर अंबेडकर का ही नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित जितने लोग हैं उनके तत्कालीन क्या संबंध थे, क्या संवाद थे, इसको खोज कर निकाला जाए। ये देश एक नई दिशा में जाएगा और इस देश के एकता, अखंडता, समृद्धि, आपसी भाईचारा, समता, ममता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जब भी आप इतिहास पढ़ें तो सभी पक्षों के ऊपर गौर करें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का चश्मा लगाकर आप किसी महान व्यक्तित्व को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वही दिखेगा जो वो चश्मा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।